माइनस ने जो वर्क लिखा था द फाइव सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी, उसका वर्क है या नहीं है। बहुत सारे लोग उसमें कन्फ्यूजन और एम्बिगुटी में हैं, लेकिन मोस्टली जो है लोग कहते हैं वो लॉन्जाइनस ने ही लिखा था सब्लाइम, ऑन द सब्लाइम या फाइव सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी, हमने उसको देखा था। सो लेट्स सी नाउ अबाउट द हॉरिस लाइफ। हॉरिस जो है 60 BC में पैदा हुआ है और 8 BC में उसकी डेथ हुई है। और ये ज़रा देख लें, इसका ज़रा नोट कर लें। इसने लिखा था आर्स पोएटिका। इसका पूरा नाम जो है, ये चूँकि ग्रीक लैंग्वेज में, ये वहाँ पे दो कबीले थे, एक स्पार्टा था और एक ट्रॉय था। वो बड़ा, यानी ये आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। इवन के होमर ने, एस्किलस ने और यूरोपिड्स ने इस तरह के, और इवन ईडी हम देखें तो कुछ रेफरेंस जो है हमें क्रिस्टोफर मार्लोव ने भी इनके दिए हैं, कि जैसे वो कहता है कि वॉज दैट द फेस दैट लॉन्ग 1000 ऑफ शिप एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ हीलियम, स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ सिंगल किस। एंड ही हैज़ रिटन अबाउट द रेफरेंस ऑफ द हेलन। हेलन कोई खातून थी, बड़ी खूबसूरत औरत थी, जो कि ताल्लुक़ रखती थी किन से, ग्रीक से ताल्लुक़ रखती थी। उसको रोमन जो हैं उसे भगा कर ले जाते हैं और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जंग होती है। बहुत सारे राइटर्स ने, एस्किलस ने लिखा, अक्लीस के ऊपर लिखा, हेक्टर के ऊपर लिखा, ठीक है, पेरिस के ऊपर लिखा, मेनलियस के ऊपर लिखा, एगमेम्नॉन के ऊपर लिखा। तो इस तरह बड़े राइटर्स जो हैं उनके ऊपर लिखते रहे हैं, उनके वर्क के ऊपर। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉरिस एज अ क्रिटिक एज वेल एज लिटरेरी फिगर ऑफ द रोमन की जो अगस्टन एज है उससे ताल्लुक़ रखता है। और उस वक़्त के प्रोमिनेंट राइटर्स जो थे अगस्टन एज के, उसमें ओविड था, अगस्टस एक किंग था जिसकी एज में बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क हुआ था। अगस्टन एज में इतना ज़्यादा वर्क हुआ था कि हम देखते हैं जैसे ड्राइडन है, जॉनसन है, अलेक्जेंडर पोप है और इस तरह के बहुत सारे जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे, उन्होंने उसकी एज को वैसा बनाने की कोशिश की। एक राइटर है कार्ल मार्क्स ने कहा कि हिस्ट्री कैन नॉट बी रिपीटेड। वंस हिस्ट्री इज गॉन, इट्स अ हिस्ट्री, इट कैन नेवर एवर बी रिपीटेड। हम हिस्ट्री को कभी रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप रिपीट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या बन जाएगी, एक अमेलगमेशन बन जाएगी, एक बड़ी मिक्सचर और कन्फ्यूजन्स और क्योटिक बन जाएगी। अब देखिए, उन्होंने न्यू क्लासिकल एज बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना सके। ड्राइडन हो, जॉनसन हो, अलेक्जेंडर पोप हो या उसके फ्रेंड हो, दीगर फ्रेंड हो, उन्होंने क्या किया, वो क्या, ये एक उसके दो दोस्त थे, ब्रूम्स एंड फैंटम, उसके साथ मिलके इलियड और इस तरह का विर्जिल का और होमर का वर्क जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी अलेक्जेंडर पोप ने। लेकिन वो उस तरह की, जब आप ट्रांसलेट करते हो तो वो चीज़ एग्जैक्ट वैसी इमोशन, पैशन, फीलिंग और उस रिदम के साथ आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन में नहीं दे सकते। होमर हो, विर्जिल हो, उनके वर्क को आज तक कोई नहीं पहुंच सका। कोशिश की लोगों ने लिखने की लेकिन नहीं लिख सके। न्यू क्लासिकल एज में क्लासिकल एज को की रेपिटेशन करने की कोशिश की गई। देयर प्रिटी आइज रोल्स, आप कहता है कि चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल। हर चीज़ को वो हीरोइक कॉपलेट की फॉर्म में लिखते हैं। जब दो लाइन जो होती हैं दोनों राइम्ड होती हैं उसको कहते हैं हीरोइक कॉपलेट। दो लाइन में पोइट्री की जाए और दोनों क्या हूँ, राइम्ड हूँ, यानी ये भी उसी में हो, ये भी ए फॉर्म में आए ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं, हीरोइक कॉपलेट। तो जैसे ड्राइडन था, जॉनसन था, अलेक्जेंडर पोप था, तो वो किस में करते थे, वो उसको हू बहू यानी रूल्स रेगुलेशन जो फिक्स कर दिए थे हॉरिस ने, ओविड ने और उसके बाद जो दीगर पोइट्स थे उस वक्त के, विर्जिल ने, इन्होंने जो रूल्स बनाए थे उनको हू बहू कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉरिस की। रोमन एक क्रिटिक है, पोएट है, नाम है हॉरिस। हॉरिस ने लिखा था आर्स पोएटिका, और आर्स पोएटिका का मतलब होता है, लिख लें, आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री। क्या होता है, आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, उसको कहते हैं पोएटिका, आर्स पोएटिका। इसका मतलब क्या है, आर्ट। उसने कहा कि एक पोएट्री लिखनी है, अगर आपने पोएट्री लिखनी है तो आपने क्या करना है। उसने कहा कि इन चीज़ों पे वर्क करें। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएं, अच्छा
ठीक है, उसने 3 फोल्ड एम बताया था। ये देखो ना, ये रूल ही है ना। तो वो रूल बेस्ड पोइट्री जो न्यू क्लासिकल एज के पोइट थे वो क्या कर रहे थे 18th सेंचुरी के अंदर, इन लोगों को कॉपी कर रहे थे। ये अगस्टन एज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अगस्टस एज के जो राइटर थे, जैसे ये है हॉरेस। तो उसने कहा पहले सब्जेक्ट अच्छा सा बनाएं, फिर उसकी एक शक्ल बनाएं पोइट्री की, फिर उसके बाद एडवाइस टू द पोइट्स। ये इसने पूरे अपने एडवाइस टू द पोइट्स को पहले वो सब्जेक्ट बताता है, फिर उसकी फॉर्म बताता है एक पोइट्री की, फिर उसको बाद एडवाइस करता है कि एक पोइट को क्या करना चाहिए, किस तरह से अच्छी पोइट्री करनी चाहिए। कुछ पॉइंट लिख लें, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ पूरी, हम इसका एनालिसिस देखेंगे कि ये क्या था। जब ये हॉरेस मौजूद था तो अलेक्जेंड्रिया से उसका जो कैपिटल है वो रोम में शिफ्ट होता है। अलेक्जेंड्रिया से कहाँ शिफ्ट होता है? रोम के अंदर शिफ्ट होता है। रोम जो है वो गढ़ बन गया, हब बन गया नॉलेज की। लोग बड़ी बड़ी दूर से अब यहाँ पे रोम में आ रहे हैं, ठीक है, लर्न करने के लिए। इस एज को कहा जाता है अगस्टन की रियल एज। ये 31 BC से लेके 31 BC से लेके 14 BC तक की एज है, और इसको कहते हैं रियल अगस्टन एज। जिसके जो उस वक्त किंग था, आपने नाम सुना होगा रोमन किंग्स, जैसे जूलियस सीजर, आपने नाम सुना होगा अगस्टस, किंग अगस्टस। किंग अगस्टस ने बहुत ज़्यादा वर्क किया और इन पोइट्स को बहुत ज़्यादा मतलब इनको सपोर्ट दी, जैसे ओविड हो, हॉरिस हो, विर्जिल हो, इस तरह के बड़े बड़े रोमन पोइट्स। उस वक्त रोमन पोइट्स जो थे लर्न कर रहे थे किनसे? ग्रीक से। 2 बड़ी सिविलाइजेशन मौजूद थी उस वक्त, एक ग्रीक और एक कौन थी? रोमन। ग्रीक के अंदर मौजूद था होमर। होमर से बहुत कुछ जो है वो विर्जिल ने सीखा, उसके वर्क को भी उसने लिखने की कोशिश की। हॉरेस ने विर्जिल को, होमर को, ओविड को और इस तरह के बड़े बड़े पोइट्स को बड़ी अच्छी से पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, और उसके बाद उसने कुछ आर्स पोइट्री का अपना वर्क लिखा। उसके अंदर पोइट्री की वो कुछ डेफिनेशन बताता है कि पोइट्री को हमने कैसे करना है, एक पोइट को कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगस्टन किंग जो है, अगस्टस किंग उस वक्त मौजूद था, रोमन, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करता था आर्ट से, ठीक है, वो आर्ट से बड़ी मोहब्बत थी उसको। और उसके बाद कुछ और, लवर ऑफ आर्ट। आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। यस प्लीज। सर, जो पोप की एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है, वो इस वजह से कहा जाता है कि इन लोगों ने ट्रांसलेशन की थी ग्रीक और ये मतलब बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसलिए उसको कहा जाता था कि वो लोग क्या कर रहे थे, इनके रूल को, अभी हम रूल कुछ डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो इनके जो रूल्स थे उनको क्या कर रहे, अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। फिर ये रूल तो फिर रूल होते हैं। आप बाद में पोएट आएंगे, वो कहेंगे आर्ट फॉर आर्ट से, आर्ट फॉर आर्ट से। भाई आर्ट को आज़ाद कर दें, उसको, वो इंटरटेनमेंट की दुनिया है, उसे आज़ाद करो इस शक्ल से, चेन से, ये रूल से। जब रूल बेस लिखोगे तो फिर तो आप बंद जाएंगे। आप बहुत सारे जो आपकी इमोशन, पैशन, फीलिंग्स आ रही हैं, रोमांटिक एज क्या है? वो रिएक्शन था। रोमांटिक एज क्या होती है? रिएक्शन था। जैसे विलियम ब्लेक ने बड़ा अच्छा कहा था, कहता है एवरी रिएक्शन एक्शन हैज़ अ सेम लेवल रिएक्शन, विलियम ब्लेक ने कहा था। तो आगे कुछ और पॉइंट लिख रहे हैं। आर्ट पोएटिका का मतलब होता है, आर्ट्स पोएट्री का मतलब होता है आर्ट ऑफ पोएट्री, और ये मोस्टली किस में लिखते थे? हेक्सामीटर में। अभी मैंने आपको बताया हेक्सा का मतलब क्या होता है, हेक्सा का मतलब क्या होता है? कितना? 6। हेक्सा का मतलब 6 होता है। लें जी, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या फीट बना रहे थे? फिर 6 बना रहे थे, ठीक है। ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। तो वो हेक्सामीटर में पोइट्री, ये कहता है जी हेक्सामीटर में होनी चाहिए। पहली तो बात ये है, ये कहते हैं कि जो एपिक है वो किस में होनी चाहिए? हेक्सामीटर में। एपिक किस में लिखो? हेक्सामीटर में, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि एक अच्छी पोइट्री लिखने के लिए पहले तो आप ख्याल रखें कि उसको हेक्सामीटर में लिखें, और उसके बाद कहता है कि प्रैक्टिकल विजडम के साथ लिखें। और उस वक्त जो लोग थे, चूँकि ये क्या कर रहे थे, ग्रीक सिविलाइजेशन से मुतासर हो रहे थे। ग्रीक जो है वो बहुत तरक्की कर रहे थे, उनकी एक बड़ी डेवलप सिविलाइजेशन थी। तो रोमन जो है वो उनसे क्या कर रहे थे, अब रोमन जो है, रोमन क्या कर रहे थे,
मतलब लैटिन से, लैटिन जो थी वो लैंग्वेज किन की थी, वो थी लैटिन जो लैंग्वेज थी वो स्पार्टन लोगों की लैंग्वेज थी, ठीक है। ये ग्रीक थे, मतलब ये रोमन जो थे ये क्या थे, ग्रीक में लिखते थे। तो अब ये क्या कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम ग्रीक की तरह ग्रीक से, जो ग्रीक लोग हैं, जो दूसरे हैं, जो लैटिन जिनकी लैंग्वेज है, हम उनसे खुद को डेवलप करेंगे, उनसे ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो रोमन जो थे उनको कॉपी कर रहे थे और उनसे प्रोग्रेस करने हासिल करने की, उनसे आगे गुजरने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त नेशनलिज्म भी जो था वो भी टॉप पे था, रोमन के अंदर नेशनलिज्म भी टॉप पे था, वो नेशनलिस्ट हो रहे थे। तो वो कह रहे थे कि हम जो दूसरे हमारे मुकाबले पे मद्दे मुकाबल हैं उनसे हम ज़्यादा तरक्की करेंगे, ठीक है, आगे जाएंगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर आपने एपिक लिखनी है तो उसको हेक्सामीटर में लिखें, अगर एलेजिक लिखनी है, एलेजिक पोएम लिखनी है, यानी जो मातम वाली पोइट्री होती है, या कॉमेडी लिखनी है, ठीक है, या ट्रेजेडी लिखनी है, तो उसको आपने लिखना आइएम्बिक पेंटामीटर में। किस में? आइएम्बिक पेंटामीटर में। पेंटामीटर का मैंने मतलब आपको समझा ही दिया है कि जब इस तरह के फीट कितने बन जाएं, कितने बन जाएं? 5। अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अगर ये 5 बन जाएं, ये टोटल बनते हैं फिर इस तरह 10, यानी अगर इनको काउंट किया जाए 10 बनते हैं, लेकिन ये बनते 5 हैं फीट, तो इसको कहेंगे पेंटामीटर। तो कहता है जी पेंटामीटर में अगर आपने हिम लिखनी है, हाँ अगर आपने कहता है कोई हिम वगैरह लिखनी है तो वो लिरिक फॉर्म में लिख लें, ठीक है। ये लिरिक फॉर्म होती है कि उसमें लायर्स वगैरह होता है, वो बजाते हैं, उससे बनाते हैं। उसके बाद फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, कि आपने जो पोइट्री लिखनी है, तो हॉरस कहता है, अब हॉरस की बातों को गौर से देखते जाएं। सबसे पहले वो कहता है कि अगर आपने एपिक लिखनी है, हेक्सामीटर में लिखनी है, एल्जिक पोएम या कॉमेडी या ट्रेजेडी या इस तरह का कोई वर्क करना है, तो ट्रेजेडी, कॉमेडी, एल्जी, और उसको अपने एम्बिक पेंटामीटर में लिखना है। लव पोएम लिखनी है, प्यार, मोहब्बत, पैशन, फीलिंग, और हिम वगैरह गॉड के लिए लिखनी है, तो लिरिक मीटर में लिख लें। और उसके बाद क्या करें, कहता है कि फॉर्म जो है उसका क्या बनाएं, फॉर्म को कहता है बड़ा स्किलफुली, वो फाल्टी नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो वो सुपरफ्लूअस ना लगे। सुपरफ्लूअस का मतलब होता है ओवर रिएक्टिंग, ओवर एक्टिंग ना करती हुई नजर आए, ठीक है। राइट एड अवे फ्रॉम द अब्सर्ड थिंग, अब्सर्ड थिंग को रिमूव करें और बड़ी प्योर चीज़ों को अंदर रखें, कहता है इररेलेवेंट चीज़ों को ना डालें, ठीक है, पोइट्री करते वक्त। कीप अवे द ट्रेजिक एंड कॉमिक थीम, कहता है कि कॉमिक और ट्रेजिक में एक बैलेंस रखें। मतलब आप कॉमिक लिख रहे हैं तो वो लगे भी भाई कॉमिक है, अगर आप ट्रेजिक लिख रहे हैं तो हॉरस कहता है कि वो लगे ट्रेजिक है, यानी ट्रेजिक और कॉमिक का कहता है बैलेंस रखें। फिर मतलब आप ट्रेजिडी को डिस्कस कर रहे हैं तो कॉमिक एलिमेंट इतने ना डाल दें कि वो हैवी हो जाए ट्रेजिडी पे। मैंने आपको बताया था, अरिस्टोटल ने कहा था जो ट्रेजिडी है वो सीरियस लोगों की और सीरियस इमिटेशन होती है, हाई लोगों की। और कॉमेडी क्या बताया था उसने आशा? कॉमेडी उसने बताया था कि ट्रिवियल लोगों की, आम लोगों की, जो फिर रहे होते हैं, फूल होते हैं, क्लाउन्स होते हैं, इन तरह के आम लोगों की बातें होती हैं वो, तो वो उसमें देखें मजाक होता है, लेकिन सीरियस लोगों की ट्रेजिडी बनती है। जिसका एंड जो है वो मौत पे हो वो क्या होती है? ट्रेजिडी। जिसके एंड पे सारे मिल जाएं वो क्या होती है? कॉमेडी। लें जी, आपको एक सिंपल रूल बता दिया। उसके बाद जी लॉजिकल, प्लॉट के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा, अरिस्टोटल को पढ़ा, उसने कहा कि बिगनिंग हो उसके अंदर, प्लॉट के अंदर, मिड हो, एंड हो। ये रूल है ना, उसको रूल बताए थे उन्होंने। अब उसका बिगनिंग होना चाहिए, मिड होना चाहिए, एंड होना चाहिए। बिगनिंग ऐसा कि पता चले उसके बाद मिड आ रहा है, मिड ऐसा कि उसके पता चले कि एंड आ रहा है, एंड ऐसा कि इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, खुद पता चले, ठीक है। और हमें प्लॉट अगर यूज़ करना है तो कहता है हमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट को तरजीह देनी चाहिए। अरिस्टोटल ने क्या कहा था, कौन सा प्लॉट होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लॉट वो कहता है कि ट्रेजेडी के लिए सूटेबल नहीं होता। अच्छा, ये सिंपल प्लॉट कौन सा होता है और कॉम्प्लेक्स प्लॉट कौन सा होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड द सिंपल प्लॉट? कॉम्प्लेक्स प्लॉट ऐसा प्लॉट होता है आयशा कि जिसके अंदर पेरिपिटी हो और अनिग्नोसिस हो, यानी
न्यू नॉलेज भी सीख ले, न्यू नॉलेज भी मिले और डिस्कवरी भी हो और नॉलेज भी मिल जाए, यानी कोई चीज़ डिस्कवर हो जाए और नॉलेज भी नया मिल जाए। ये होता है कम्प्लेक्स प्लाट। तो हॉरिस भी कहता है कि भाई प्लाट जो है वो लॉजिकल इलॉजिकल ना बनाए, लॉजिकल कनेक्शन हो उसके अंदर। उसने भी कहा था ना ऑर्गेनिक होल। करैक्टर कहता है जो करैक्टर जो हैं वो बड़े ट्रेडिशनल करैक्टरिस्टिक के होने चाहिए। अखलीस का करैक्टर देख लें, उसने कैसे एनर्जेटिक हो, फुल ऑफ एनर्जी हो करैक्टर। अब अखलीस का करैक्टर, हेक्टर का करैक्टर जो है वो कैसे बनाया है, ठीक है। और पेरिस शहजादा जो है, जो हेलन को भगा के ले जाता है, उसका करैक्टर कैसे बनाया है। एगमेम्नान का करैक्टर, एगमेम्नान पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो मैं लिंक सेंड करूँगा, वो सुन लीजिएगा, मैंने उसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ है, एगमेम्नान। उसके बाद अगर देखें एक चाइल्ड है तो वो क्या चाइल्ड की तरह बिहेव करे, पता चले कि चाइल्ड है। अगर कोई बॉय है तो उसके अंदर पता चले वाइब्रेशन है, ठीक। अगर कोई मैन है तो वो सीरियस नज़र आए, कोई बिजनेस वगैरह करता हुआ। अगर ओल्ड मैन है तो वो क्या बात करे, वो जन्नत दोज़ख हेल और हेवन इस तरह की बातें करता नज़र आए। चूँकि वो मर रहा होता है, ओल्ड मैन होता है, तो वो ज़्यादा सीरियस। ये ना हो कि ओल्ड मैन जो है कोई इश्क कर रहा हो, किसी से वो रोमांस कर रहा हो ओल्ड मैन, तो कितना बुरा लगेगा। वो कहता है कि सीरियस चीज़ों को बनाया जाए। उसके बाद ड्रामेटिक स्टाइल वो कहता है जी बनाया जाए। स्टाइल कैसा होना चाहिए एक पोएम का, आपने अगर लिखनी है पोएम या कोई प्ले लिखना है तो उसका स्टाइल, यानी अगर आप प्ले ट्रेजेडी लिख रहे हैं, कहता है वो 5 उसके अंदर 5 एक्ट हों, इससे ज़्यादा एक्ट ना हो। क्लासिकल ट्रेजेडी जो थी, पुरानी ट्रेजेडी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्ट होते थे, कहता 5 एक्ट हों। और करैक्टर कहता है 3 से ज़्यादा नहीं डालने। क्या कहता है हॉरिस? हॉरिस कहता है कि 3 से ज़्यादा करैक्टर नहीं डालने, 5 एक्ट हों। और आप देखें कि इडिपस रेक्स के अंदर पहली दफ़ा जुकेस्टा का करैक्टर जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उससे पहले सिर्फ मेल ही मुंह पे चढ़ा के वो बोलते थे। ये इडिपस रेक्स के अंदर सोफोक्ली ने पहली दफ़ा जुकेस्टा फीमेल का करैक्टर डाला था। गॉड शुड कम इन अ सीन, कहता है गॉड को इन्वॉल्व ना करें सीन के अंदर, वो अशद ज़रूरत हो तो फिर इन्वॉल्व करें, अदरवाइज यू शुड नॉट इन्वॉल्व गॉड, ठीक है। सीन के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट को इन्वॉल्व ना करें सीन के अंदर। लें जी, कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी लिख लें, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। उसके बाद कहता है कि रोमन जो थे, रोमन ने ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। रोमन्स ने ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। लैंग्वेज कहता है कि इमेजिनेशन को यूज़ कर सकता है। एक पोएट जो है वो इमेजिनेशन को फ्रीली यूज़ कर सकता है, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन को इतना गलत तरीके से ना डाले उसके अंदर कि वो बड़ी आर्टिफिशियल सी लगे। लैंग्वेज डिक्शन का इस्तेमाल करे। और कहता है जी लैंग्वेज उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, करैक्टराइजेशन अच्छी होनी चाहिए, ड्रामेटिक स्टाइल होना चाहिए, और पोएटिक एडवाइस। और पोएट्स को वो एडवाइस देता है कि पोएट्स को कौन कौन सी एडवाइस जो है वो फॉलो करनी चाहिए। स्टे ब्लेस्ड।